हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडी ऑटेक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं MPS 003 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर और फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। जो भी आपकी क्वेश्चन क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा कि जो बच्चे जानते हैं वो ठीक है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये मैसेज है कि हम ये जो क्वेश्चन की PYQ की वीडियो कर रहे हैं इसमें हम कर रहे हैं पिछले 7 साल के यानी कि 7 ईयर के जो आपकी PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको, प्लस हमने उनको यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको ऐड कर दिया है। तो तीनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, एग्जाम से पहले आपका होपफुली सेकेंड और थर्ड पार्ट भी आ जाएगा, तो आप कोई भी पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, ठीक है। अब आप बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक कहाँ है, तो वो हम इस वीडियो के एंड में देखेंगे क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले 10 साल से रिपीट हो ही रहे हैं। सीधा वहाँ पे स्किप मत करना क्योंकि बाकी क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। एग्जामिन द नेचर ऑफ क्लास एंड कास्ट इनइक्वालिटी इन इंडिया। तो पहले क्वेश्चन की डिमांड समझते हैं। तो ये बात कर रहे हैं नेचर ऑफ कास्ट एंड क्लास इनइक्वालिटी। देखो क्लास तो हमें पता है अपर क्लास और पुअर क्लास यानी कि लोअर क्लास, ठीक है। रिच एंड पुअर यानी अपर एंड लोअर क्लास। कास्ट एंड इक्वालिटी की बात करें सो यहाँ पे हम बात करेंगे हिंदू रिलीजन के अंदर जो वर्ण सिस्टम है जिसके अंदर आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास आते हैं, ठीक है, आप सभी जानते ही होंगे। और उस हायरार्की के बाहर एक और है जिसको हम दलित से अनटचेबल्स बोलते हैं क्योंकि उनके पास पहले एक्सेस नहीं था किसी भी चीज़ का, तो बहुत सारी इनइक्वालिटी उनको फेस करनी पड़ती थी, ठीक है। यही हम इसमें देखेंगे। अभी कह रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स द स्टेट टू ट्रीट ऑल सिटीजन इक्वली without regard to birth, gender and religious beliefs. The aspect of जातिज वर्ण class still exists in our family, locality and political institutions. ये कह रहे हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से तो हर जो भी मतलब स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सभी को अपने सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, बिना उनका बोथ जेंडर या रिलीजियस बिलीफ को देखे हुए। बट आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर जाति, वर्ण, क्लास है ना, पुअर, रिच, मिडल, ये सारी चीज़ें और हमारी फैमिलीज़ के लोकेलिटीज़ के अंदर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं। यहीं पे जो रोजियो हैं, जे रोजियो, उन्होंने बताया हुआ है कि नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटी दो होती है। अब देखो, आप सिबलिंग्स हैं अगर मान लो, तो आप जो मतलब आप भाई बहन हैं, तो फिर ये नेचुरल है कि आप बाय बर्थ बॉय हैं और आप बाय बर्थ गर्ल हैं, ठीक है। ये है नेचुरल इनइक्वालिटी। आप दोनों का दिमाग अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है, आइडियाज़ अलग हैं, चॉइसेस अलग हैं, इंटरेस्ट अलग है, सारी चीज़ें अलग है, राइट। बट वहीं पे अगर आप दोनों के साथ भेदभाव किया जाता है, यानी कि एक को पढ़ाया जा रहा है एक को नहीं, एक को कोई चीज़ मिल रही है एक को नहीं, एक को परमिशन है किसी चीज़ की एक को नहीं, तो यह है सोशल इनइक्वालिटी यानी कि समझने की है, ठीक है। समझ आया नेचुरल इनइक्वालिटी और सोशल इनइक्वालिटी क्या होता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी इन इंडिया। अब देखो, अभी हमने ये डिस्कस किया था कास्ट इनइक्वालिटी क्या होता है। तो वर्ण सिस्टम के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास होते हैं। ब्राह्मण जो होते हैं वो प्रीस्ट होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं ना, पंडित, टीचर्स। ये क्षत्रियास में वॉरियर्स और रूलर्स आते हैं। वैश्यास होते हैं मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। और शूद्रास के अंदर होते हैं जो आपके सर्विस क्लास होती है। बट इस हायरार्की के बाहर एक और दलित और अनटचेबल हमें देखने को मिलता है, जिनको लोएस्ट रैंक माना जाता है, जिनको पॉल्यूशन बोला जाता है। और ये प्योरिटी और पॉल्यूशन का कंसेप्ट हमें कहाँ से मिलता है, तो कुछ बुक्स वगैरह थी, जैसे कि लुई डिमॉन है जो कि फ्रेंच स्कॉलर और राइटर हैं, जिन्होंने होमो हायरार्कस एक बुक लिखी है इंडियन कास्ट सिस्टम के ऊपर। तो वहाँ पे इन्होंने इस कंसेप्ट को समझाया है, ठीक है, कि कैसे जो हाई रैंक है और लो रैंक है उनके बीच में कितना डिफरेंस है, कितनी इनइक्वालिटी है, कितना डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ क्लास इनइक्वालिटीज इन इंडिया। It means some people have more money, power and resource than others. Society is divided into rich, middle and poor classes. ये कह रहे हैं कि देखो हमारे समाज के अंदर रिच वर्ग है, एक सेक्शन है, ठीक है, एक मिडल सेक्शन है और एक पुअर सेक्शन है। अब इन सभी में से कुछ ऐसे हैं जिनके पास बहुत मनी है, बहुत पावर है, बहुत रिसोर्सेज है और बाकी के पास कुछ भी नहीं है। क्या रीज़न है, क्या कारण है क्लास इनइक्वालिटी के? पहला है अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड जॉब्स और नेक्स्ट है लो वेजेस फॉर मेनी वर्कर्स। अब देखो क्या होता है कि मान लो कि कोई एक फैमिली में पुअर है, राइट, तो उनके पास ना एक्सेस नहीं है या वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपने बच्चे को पढ़ा सकें आगे, जिससे उनका बच्चा पढ़े, कुछ कमाए, कुछ स्किल वगैरह सीखे, नॉलेज गेन करे, फिर वो आगे जाके अच्छा अर्न करे और अपनी फैमिली को अपलिफ्ट करे।
तो यही कारण एक है कि जो एक पुअर फैमिली है ना, वो अपने बच्चों को शायद वो चीज़ें नहीं दे पाती है जिससे कि उनकी फैमिली आगे बढ़ सके। तो इसलिए बोला जाता है कि पुअर पुअर होते जा रहे हैं, रिच और रिच क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि मान लो कोई एक रिच पर्सन है तो उन्होंने या उसने अपने बच्चे को इतनी एजुकेशन, इतनी नॉलेज दिलवा दी है, इतनी स्किल्स उस बच्चे ने सीख ली है कि वो आगे जाके अब और ज़्यादा नई नई चीज़ें कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का फैमिली बिजनेस चल रहा है, तो जितना पुराने टाइम के लोगों ने करा है, अब आने वाली जनरेशन उसको उसका 4 गुना ज़्यादा बेनिफिट निकाल के देगी, है ना, नई नई चीज़ों की जानकारी और सारी चीज़ें। तो ये भी एक कारण है क्लास इनइक्वालिटी का, कि इनहेरिटेंस ऑफ वेल्थ बाय रिच फैमिलीज। ठीक है, अब इफेक्ट क्या है क्लास इनइक्वालिटी का? तो यहाँ पे जो पुअर पीपल हैं उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है टू गेट गुड फूड, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। वहीं पे जो रिच पीपल है वो एंजॉय करते हैं बेटर लिविंग कंडीशंस को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को। अभी जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर, अब ये जो है बढ़ता ही जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है वो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट है अर्बन वर्सेस रूरल। अब यहाँ पे जो सिटीज़ है वहाँ पे ज़्यादा जॉब्स है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, वहीं पे जो विलेजेस है वहाँ पे बेसिक सर्विसेज भी नहीं है। तो यही कारण है दैट मेनी रूरल पीपल आर पुअर फार्मर्स और लेबरर्स। नेक्स्ट एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रिच फैमिलीज है दे कैन अफोर्ड गुड स्कूल एंड प्राइवेट ट्यूटर्स। वहीं पे जो पुअर चिल्ड्रंस हैं उनको जल्दी ड्रॉप आउट करा लिया जाता है स्कूल से, जिससे कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं कुछ कुछ रोड साइड बैठ के कॉपी पेन लेके मतलब पढ़ भी रहे होते हैं और कुछ सामान भी बेच रहे होते हैं फैमिली के साथ, है ना। नेक्स्ट है गुड जॉब्स ऑफन गो टू पीपल विद हायर एजुकेशन। अब वही वाली चीज़ है ना कि जो रिच फैमिली वाला बच्चा है वो उसको अच्छा स्कूल भी मिला है, अच्छी नॉलेज मिली है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, तो फिर आगे जाके हायर एजुकेशन से अच्छी उसको जॉब भी मिलेगी। पुअर फैमिली का बच्चा जिसने फैमिली के साथ काम करने के लिए इतने पहले ही काम छोड़ दिया और सारी चीज़ें, उसको कैसे आगे जाके अच्छी जॉब और ये सब मिलेगा, है ना। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एफर्ट्स। सो गवर्नमेंट भी एफर्ट्स लगाती है, स्कीम्स लेके आती है, फ्री एजुकेशन देती है, फूड सब्सिडीज, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और ये सारी चीज़ें, जिससे कि जो पुअर्स है उनको भी अपलिफ्ट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द एलपीजी पैकेज एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। देखो एलपीजी क्या है? एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये एक पूरा सेट है, एक कॉम्बो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, जो कि शुरू हुआ था 1991 में। 1991 में इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एम है एलपीजी का कि जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उनको सॉल्व करना और जो स्लो ग्रोथ हो रही है उसको फास्ट ग्रोथ में बदलना। ठीक है, इसके अलावा लिबरलाइजेशन का मतलब है कि अब जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर वो कम हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि जो बिजनेसमैन हैं वो जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, उनके ऊपर जो रूल्स वगैरह है, जो बैरियर्स हैं वो कम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन, यानी अब जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको अलाउ कर दिया गया है बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर जहाँ पे पहले सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में चीज़ें थी। सो सम गवर्नमेंट इंटरप्राइज वर सोल्ड और डिसइन्वेस्टेड, यानी कि अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही थी या जो भी एंटरप्राइजेज गवर्नमेंट के कंट्रोल में सारी चीज़ें थी, अब मोस्टली वो प्राइवेट कंपनीज को दे दी गई। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हम सब जानते हैं कि इंडिया ने अपनी 1991 में इकोनॉमी को ओपन किया था टू द होल वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड मार्केट के लिए, होल मतलब अगेन कुछ कंट्रीज थी। सो एनकरेज फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिससे कि हम अट्रैक्ट कर सके फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। मेन ऑब्जेक्टिव थे एलपीजी के कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगी, कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो ज़्यादा चॉइस हमें मिलेगी और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स और गुड सर्विसेज भी हमें मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जब कंपटीशन होता है तो हर कोई चाहता है कि वो आपको अपना बेस्ट से बेस्ट करके दे, कोई भी चीज़ हो, गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। ठीक है, नेक्स्ट है अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कि जो बाहर के देश हैं वो हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करें, बाहर के जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी लेके आए और यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या थे एलपीजी के? पहला, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट है ज़्यादा चॉइसेस मिले, बेटर क्वालिटी गुड्स मिले, और तीसरा है सर्विस सेक्टर के अंदर काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली। नेक्स्ट है नेगेटिव इफेक्ट्स। नेगेटिव इफेक्ट्स ये इंक्रीज इन इनइक्वालिटी, यानी कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो स्मॉल फार्मर्स और इंडस्ट्रीज हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करते हैं, और जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहाँ पे जॉब इनसिक्योरिटी भी है, यानी कि यहाँ पे कोई परमानेंट जॉब आपको नहीं मिलती है। ठीक है, कंक्लूजन पे आते हैं। सो एलपीजी चेंज इंडियाज़ इकोनॉमी डीपली। एलपीजी ने इंडिया की इकोनॉमी को काफ़ी डीपली चेंज कर दिया। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ और वहीं पे कुछ को बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है, क्वेश्चन 10 है, डिस्कस द रोल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एज अ कस्टोडियंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। देखो
फर्स्ट है लॉ मेकिंग फंक्शन, यानी दोनों ही हाउसेज जो हैं, लोकसभा राज्यसभा, इनका काम है देश के लिए कानून बनाना, राइट। बोथ हाउसेज मेक लॉज फॉर द कंट्री। बिल्स यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, बिल्स के ऊपर डिबेट होती है, फिर पार्लियामेंट के अंदर उनको पास किया जाता है, एंड दिस इंश्योर्स डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं ये, राइट। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एंड स्टेट्स, यानी कि लोकसभा के अंदर वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली चुनते हैं, राज्यसभा के अंदर वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं जो कि स्टेट्स और यूटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। सो टुगेदर दे गिव वॉइस टू पीपल एंड रीजन्स। तो ये लोग मिलकर यहाँ पे लोगों की आवाज़ बनते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए फैसले लेते हैं, डिसीजंस, डिबेट, ये सारी चीज़ें, पॉलिसी, लॉ, ये सब यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट यहाँ पे गवर्नमेंट को चेक करता रहता है कि जो भी, मान लो जो भी गवर्नमेंट है वो कोई पॉलिसी लेके आ रही है, कोई स्कीम है, कोई लॉ लेके आ रही है, तो यहाँ पे जो अपोजिशन के मेंबर है ना, उनका बहुत मेन काम होता है, उनका मेन रोल ये होता है कि वो जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उससे वो काफ़ी क्वेश्चंस आस्क करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, डिबेट्स होती है ना, और फिर अगर जो भी चेंज वगैरह होता है या जो भी कमियां खामियां होती हैं फिर वो उनको सजेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी लोकसभा कंट्रोल करता है मनी मैटर्स को, जैसे बजट हो गया, मनी बिल हो गए, और राज्यसभा उसके ऊपर डिस्कशन, मतलब राज्यसभा के अंदर डिस्कशन किया जाता है, राज्यसभा उसके ऊपर डिस्कस करता है, और जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी बदलाव होते हैं, उनको सजेस्ट करता है, ठीक है, जिससे कि जो पब्लिक मनी है वो पब्लिक के लिए ही प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हो। नेक्स्ट है डिबेट एंड डिस्कशंस, यानी जो इंपॉर्टेंट नेशनल इश्यूज़ हैं यहाँ पे उनको ओपनली डिस्कस किया जाता है, जो ऑपोजिशन है वो यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करता है और इम्प्रूव करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, जिससे कि डेमोक्रेसी ज़िंदा रहती है, ट्रांसपेरेंट रहती है, अलाइव रहती है। नेक्स्ट है 6 वाला है प्रोटेक्शन ऑफ फेडरल बैलेंस, यानी कि राज्यसभा प्रोटेक्ट करती है स्टेट का इंटरेस्ट और जो भी लोकसभा के डिसीजंस होते हैं, जिससे कि मेंटेन रहती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। मिनिस्टर्स आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, जो मिनिस्टर्स हैं वो आंसरेबल हैं, वो जवाबदेह हैं पार्लियामेंट के प्रति। जो भी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं वो एग्जामिन करती हैं कि जो भी सरकार लॉ और पॉलिसी लेके आ रही है वो अपनी पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रही है, वो सही लोगों के लिए, फ़ायदे के लिए ला रही है ना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। पहला है जुडिशियल रिव्यू एंड PIL, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया। देखो जुडिशियल रिव्यू का मतलब बहुत सिंपल है कि जो भी गवर्नमेंट लॉ लेकर आ रही है, एक्शन ले रही है, पॉलिसी ला रही है, कुछ भी, क्या वो संविधान के खिलाफ तो नहीं है, और अगर है तो फिर उसको हटाया जाए या उसको रोका जाए या उसको बदला जाए, बस ये होता है जुडिशियल रिव्यू के अंदर, ठीक है। सो पावर ऑफ कोर्ट्स टू चेक लॉ एंड गवर्नमेंट एक्शन इफ एनी लॉ वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर गवर्नमेंट का कोई भी लॉ या एक्शन संविधान के खिलाफ जा रहा है तो कोर्ट उसको एनी टाइम कैंसिल कर सकते हैं। साथ ही दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा सुप्रीम है बाकी जो 3 पिलर्स हैं उनके अलावा, ठीक है। प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, यहाँ पे कोर्ट देखता है कि जो भी ये लॉ है क्या यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव दिस पावर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हाथ में ये पावर होती है। हेल्प स्टॉप मिसयूज ऑफ पावर बाय गवर्नमेंट, जिससे कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे पावर का मिसयूज ना करे। PIL क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, तो कह रहे हैं PIL के अंदर क्या होता है, जो केसेस हैं वो फाइल किए जाते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, ठीक है, पर्सनल बेनिफिट के लिए आप यहाँ पे कोई भी केस फाइल नहीं करते हो। कोई भी जो सिटीजन है और ग्रुप है यहाँ पे वो PIL फाइल कर सकता है, जहाँ पे आप पुअर लोगों को हेल्प करते हो, जो वीक हैं, जो मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं, आप उनको यहाँ पे हेल्प करते हो, यानी कि आप उनके बिहाफ पे PIL यहाँ पे करते हो। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट, तो कोई भी अगर कहीं पे पेड़ कट रहे हैं तो वो पेड़ खुद से जाके नहीं बोल सकते कोर्ट के अंदर खड़े होके कि भाई हमें बचा लो, तो वहाँ पे ऐसे लोग जो एनवायरमेंट के प्रति थोड़े, आप बोल सकते हो कि ऐसे इमोशनल होते हैं, इमोशनल भी क्या मतलब, जिनको अपना पर्यावरण बचाना है, एनवायरमेंट बचाना है, वो लोग यहाँ पे इसको फाइल करते हैं। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स और करप्शन के खिलाफ भी आप इसको फाइल कर सकते हो, ठीक है। मेक जस्टिस इजी एंड अफोर्डेबल, जिससे कि जस्टिस रहे, इजी रहे, अफोर्डेबल रहे। कोई भी अगर अनजस्ट प्रैक्टिस हो रही है तो उसके खिलाफ यू कैन फाइल PIL, ठीक है। साथ ही डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है और अकाउंटेबिलिटी को भी बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पे आप जिम्मेदार ठहरा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया, यानी कि देखो इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम है, हमारे यहाँ सेंटर भी है, स्टेट भी है, पावर डिवाइड हो रखी है यूनियन स्टेट कंकरेंट के बीच में। जो यूनियन लिस्ट है वो सेंटर के काम है, जो स्टेट लिस्ट है वो स्टेट के काम है, कंकरेंट लिस्ट में दोनों मिलकर काम करते हैं। सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट स्टेट के पास भी अपनी गवर्नमेंट, अपनी पावर, अपने काम काज, सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन अगेन सब तो सुप्रीम अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी यहाँ पे सेटल करती है सेंटर स्टेट का कोई अगर डिस्प्यूट हो जाता है। फॉर एग्जांपल कंकरेंट लिस्ट है मान लो, या यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, जब इनके बीच में आपस में कोई क्लैश डिस्प्यूट या कुछ भी होता है तो वहाँ पे जो जुडिशरी है वो अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, यहाँ तक कि इमरजेंसीज के टाइम पे भी जो सेंटर है उसके हाथ में ज़्यादा पावर रहती है, स्टेट के हाथ में नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन 12 है, एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन इंडिया। देखो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का क्या रिश्ता है, तो पहला सेपरेट बट इंटरकनेक्टेड, यानी एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स लॉ और जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करता है। दोनों ही इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं बट कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी हैं। जुडिशियल रिव्यू अभी हम पढ़ के आए हैं। सो कोर्ट्स कैन चेक एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इफ executive action violates the constitution, courts can declare it invalid. This prevents misuse of power. ठीक है, नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, यानी जो जजेस हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव बट द जुडिशरी प्लेज अ मेजर रोल। ठीक है, इन शॉर्ट जुडिशियल इंडिपेंडेंस। इसमें देखो इतना कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है क्योंकि बहुत बेसिक और बहुत ही डायरेक्ट चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बाउंड बाय कोर्ट डिसीजन, यानी जो एग्जीक्यूटिव हैं वो कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हैं, कोर्ट को डिसओबे वो नहीं करते हैं। एडवाइजरी रोल ऑफ जुडिशरी, यानी जो प्रेसिडेंट हैं, जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, उनके ऊपर वो जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी एग्जीक्यूटिव जो है वो लॉ और पॉलिसी बनाते हैं, जुडिशरी देखती है कि वो संविधान के साथ है, फेयर है और फंडामेंटल राइट्स को तो वायलेट नहीं कर रही और सरकार अपने पावर का मिसयूज तो नहीं कर रही, जिससे कि बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहता है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कोऑपरेशन, यानी कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है अपॉइंटमेंट को लेके या फिर पावर्स को लेके, बट गुड गवर्नेंस के लिए दोनों यहाँ पे कॉपरेट कर लेते हैं। कंक्लूजन पे आते हैं। सो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर इंडिपेंडेंट बट कॉम्प्लीमेंट्री, देयर बैलेंस्ड रिलेशनशिप प्रोटेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड इट्स रिलेशनशिप विद एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। देखो ब्यूरोक्रेसी का काम होता है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, पॉलिसी को बनाना किसका काम है, अभी हम पढ़ के आए हैं, है ना। पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना किसका काम है, ब्यूरोक्रेसी का। तो जो ब्यूरोक्रेसी है होती है इसका काम होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और लॉज को जो भी सरकार लेके आ रही है उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, यानी कि ग्राउंड पे एक्शन लेना। जो सरकार है उसने सिर्फ फाइलों में एक्शन लिया है बट ग्राउंड पे उसको एक्चुअल रियलिटी में कौन बदल रहा है, ब्यूरोक्रेसी बदल रही है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, यानी कि जो भी डेली बेसिस पे काम होता है, रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, वेलफेयर स्कीम, ये सारी चीज़ें ब्यूरोक्रेसी के अंदर आती हैं। एडवाइजरी रोल, यानी कि ये मिनिस्टर्स को एक्सपर्ट एडवाइस भी देते हैं और पॉलिसी मेकिंग और प्लानिंग में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, रूल इम्प्लीमेंटेशन, एनफोर्स रूल रेगुलेशन फेयरली एंड यूनिफॉर्मली मेंटेन डिसिप्लिन ऑर्डर को बना के रखते हैं, जो हम देखते हैं अपने IAS IPS और IRS इन सबको। नेक्स्ट है पब्लिक सर्विस डिलीवरी, यानी कि हेल्थ सर्विसेज, पेंशन, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सब भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर आता है। बेसिकली गवर्नमेंट और पीपल के बीच का एक लिंक है, एक ब्रिज है ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स भी इनके पास रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सरकार ऐसे स्कीम लेके आ रही है एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, तो वहाँ पे बॉयज़ ज़्यादा है, गर्ल ज़्यादा है, मतलब जेंडर का कितना रेशो है, या फिर वहाँ पढ़े लिखे लोग कितने हैं, लिटरेसी का कितना रेशो है, किस रिलीजन के ज़्यादा लोग हैं, क्या ऑक्यूपेशन है, क्या एज है, ये सारी चीज़ें जो भी डाटा होता है ना, है ना, बहुत डिटेल में तो नहीं बट जो बेसिक जो डाटा होता है कि अच्छा इस एरिया के अंदर ये वाले जो रिलीजन है या ये वाली जो कास्ट है वो मेजॉरिटी में है, तो ये सारी चीज़ें भी आप इनके जो ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे हमको मिलेगा, जो कि सरकार को अगेन हेल्प करता है कोई भी स्कीम लाने के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी एंड एग्जीक्यूटिव। सो जो ब्यूरोक्रेसी है वो मिनिस्टर्स के अंडर में काम करती है, मिनिस्टर डिसीजन लेते हैं और ब्यूरोक्रेट्स उनको एग्जीक्यूट करते हैं। परमानेंट वर्सेस पॉलिटिकल, जो मिनिस्टर्स है वो बदलते रहते हैं, सरकार बदलती रहती है, ब्यूरोक्रेसी परमानेंट है, हाथ से ट्रांसफर हो जाएगा, बाकी ये परमानेंट रहते हैं। ठीक है, जिससे स्टेबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। नेक्स्ट है सपोर्ट एंड एडवाइस, यानी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मिनिस्टर्स को एडवाइस करते हैं टेक्निकल मैटर्स के ऊपर, जिससे कि और अच्छे से फंक्शन किया जा सके। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो आंसरेबल है टू द एग्जीक्यूटिव और उनको लॉफुल ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ब्यूरोक्रेसी इज इनडायरेक्टली अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, वर्क्स इन द नेम ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब बीजेपी की सरकार है तो वो जो भी फैसला ले रही है, लॉज लेके आ रही है, स्कीम लेके आ रही है, पॉलिसी बना रही है, तो जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उसी के अंडर में तो काम करेंगे, उन्हीं स्कीम्स को आगे लेके जाएंगे ग्राउंड लेवल पे, उनको रियलिटी में बदलेंगे। ठीक है, तो ये कह रहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्लियामेंट के अंडर में ही ये काम करते हैं, या फिर अंडर में काम करना कह लो या फिर अकाउंटेबल कह लो। ठीक है, नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री कंट्रोल।
लेजिस्लेचर कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी थ्रू क्वेश्चंस, कमेटीज एंड डिबेट। नेक्स्ट है कमेटी सिस्टम। तो जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं, मतलब जो कमेटी सिस्टम है इसमें क्या होता है, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं वो एग्जामिन करती हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को कि काम ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना स्पेंड किया जा रहा है, या जो भी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें मतलब चेक्स एंड बैलेंस वाली चीज़ें हैं ना। और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी में है कि लेजिस्लेचर चेक करता है जो भी पब्लिक मनी है उसको क्या यूज़ हो रहा है ना। क्वेश्चन 15 है, राइट और नॉट ऑन द फॉलोइंग द 73rd अमेंडमेंट एंड द 74th अमेंडमेंट। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था। पर्पस था जो विलेज लेवल है उस लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे लोगों के हाथ में पावर देना। सो गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे आप स्ट्रेंथन करते हो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। 3 tier सिस्टम होता है। सबसे पहले आपकी ग्राम पंचायत है, फिर पंचायत समिति है, फिर जिला परिषद है। ठीक है, और ज़्यादा यहाँ पे जो गवर्नेंस है उसको सिस्टमैटिक बनाया गया है। राइट, बहुत सारी कमेटीज़ इसके ऊपर बैठी थी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहाँ पे रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, यानी कि हर 5 साल में यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है इलेक्शन। SC ST विमेंस को 33% जो सीट्स हैं उनके लिए रिजर्व कर दी गई हैं, जिससे कि जो वीकर सेक्शन है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके। पावर और फंक्शन की बात करें तो पंचायत हैंडल करती है जो भी विलेज लेवल पे, लोकल लेवल पे डेवलपमेंट का काम होता है। 11 शेड्यूल के अंदर चीज़ें दी हुई हैं जो भी इनके सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा ग्रास रूट डेमोक्रेसी को ये प्रमोट करता है, साथ ही साथ एम्पावर्ड रूरल पीपल इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था। इसका पर्पस था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना अर्बन लोकल बॉडीज़ को, साथ ही ये अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट को भी स्ट्रेंथन करते हैं। अब अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है, जो दिल्ली में इनको MCD बोल देते हैं, है ना। इसके अलावा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल, नगर पंचायत, ये सारी। ठीक है, इसके भी रेगुलर इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में। स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है इलेक्शंस। SC ST वुमेन्स के लिए 33% जो सीट्स हैं वो रिजर्व हैं। पावर फंक्शन की बात करें तो हमने अभी देखा है 73rd जो अमेंडमेंट था जो पंचायत से रिलेटेड है उसमें 11th शेड्यूल है, तो यहाँ पे 12th शेड्यूल है। ठीक है, बहुत सारी सिटीज़ के अंदर हमें ये देखने को मिलते हैं कि MCD और ये काउंसिल्स और ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एग्जामिन द पंचायती राज सिस्टम एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ये वही है जो अभी हमने किया है। ठीक है, फर्स्ट वाला 73rd वाला, बट ये इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। सो ये कह रहे हैं पंचायती राज का मतलब क्या है। देखो, पहले के टाइम पे क्या था कि जब सेंटर के हाथ में सारी चीज़ें थी, स्टेट के हाथ में थी, तो फिर ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं हो रहा था। तो फिर बहुत सारी कमेटी बिठाई गई, बट कहीं ना कहीं सारी कमेटी फेल होती चली गई, क्योंकि जो मिनिस्टर्स थे वो बिल्कुल भी अपनी पावर शेयर करना नहीं चाहते थे, और कोई भी क्यों ही अपनी पावर शेयर करना चाहेगा। ठीक है, तो ताकि यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे काम हो तो इसलिए पंचायत बनाई गई। ठीक है, जहाँ पे फैसले लिए जाते हैं, जहाँ पे कामकाज को देखा जाता है। सो पंचायती राज इज द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन विलेजेस। पीपल मैनेज देयर ओन लोकल अफेयर्स। इट वर्क्स एट द ग्रास रूट लेवल। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसानों को कोई दिक्कत आ रही है तो फिर आप किसी और के पास नहीं जा सकते कि हमें ये दिक्कत है, आप उसका सोल्यूशन दो, क्योंकि जिसको खेती बाड़ी से रिलेटेड, मिट्टी से रिलेटेड, किस टेम्परेचर में, कौन से सीजन में कौन सी फसल उगाई जाती है, कितना टाइम पीरियड है, क्या कितना पानी धूप चाहिए, जिसको इसका आइडिया ही नहीं है वो आपको क्या ही सजेशन देगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे पंचायती राज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो 3 tier सिस्टम स्ट्रक्चर है इसमें। विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद हमें देखने को मिलता है, जिससे कि हर लेवल पे अच्छे से काम किया जा सके। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, देखो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर का बंटवारा। डी एक नेगेटिव सफिक्स आता है, ठीक है, जो कि डिवीजन को दिखाता है, बेसिकली नेगेटिव नहीं है। सो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब पावर एक सेंट्रलाइज्ड है। तो डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि यहाँ पे पावर को लोकल बॉडीज़ के साथ शेयर किया जाता है, सिर्फ स्टेट या सेंटर तक पावर नहीं सीमित रहती है। जो डिसीजंस है उनको लिया जाता है, जिससे कि लोग जो हैं उन तक जो काम है वो पहुंचाया जा सके। ठीक है, और लोगों का पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे बढ़ता है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो 18 से ऊपर का है वो ग्राम सभा का मेंबर होता है। राइट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है पंचायत को। रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, SC ST वुमेन्स के लिए सीट्स रिजर्व हैं। ठीक है, फंक्शंस एंड पावर्स की बात करें तो पंचायत काम करती है एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, रोड, ड्रिंकिंग वाटर, ये जितनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं इन सब के ऊपर 11 शेड्यूल में मेंशन है इनका जो भी काम है। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात करें तो पंचायत को पैसा कहाँ से मिलता है, फंड कहाँ से मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से मिलता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन ये डिसाइड करता है कि किस तरीके से फंड को शेयर किया जाएगा। ठीक है, सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन, यानी कि अगेन रिजर्वेशन है यहाँ पे SC के लिए, ST के लिए, विमेंस के लिए, जैसे कि जो वीकर सेक्शंस है वो भी यहाँ पे पार्ट ले सके। और गाँव के अंदर हर व्यक्ति 18 साल से जो ऊपर का है वो ग्राम सभा का मेंबर है। वो उसका जेंडर क्या है, उसके रिलीजन क्या है, उसका कास्ट क्या है, वो सब मैटर नहीं करता। ठीक है,
सिग्निफिकेंस की बात करें तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी को काफ़ी स्ट्रेंथन करता है ये, ठीक है। यहाँ पे गवर्नेंस काफ़ी ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हमें दिखती है, साथ ही साथ बिल्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग रूरल पीपल। नेक्स्ट है प्रॉब्लम क्या आई, तो ट्रेन स्टाफ बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, फंड्स की बहुत कमी है, ठीक है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अभी जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है ये बहुत ही मुख्य रीज़न मैं बोलूँ, मेन कारण जो है वो ये है क्योंकि ये काफ़ी पहले ही जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है हमें देखने को मिलता। बट क्या हो रहा था पहले के टाइम पे कि लोग एग्री तो हो रहे थे, कमेटीज़ बिठाई जा रही थी, 5 कमेटी बैठी थी टोटल, ठीक है, 5-6। बट क्या हो रहा था कि कोई भी पूरी तरीके से ना अपनी पावर शेयर नहीं कर रहा था। पेपर में कोई चीज़ होना और प्रैक्टिकल रियलिटी में होना, उसमें बहुत डिफरेंस है। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो होती है, जो हायर अथॉरिटी होती है, वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करती है, जिसकी वजह से जो काम है वो पूरी तरीके से हो नहीं पाता है, राइट। सो अनइवन पावर ट्रांसफर अक्रॉस स्टेट्स। कंक्लूजन पे आते हैं। सो पंचायती राज इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ब्रिंग्स पावर टू द पीपल, मोर सपोर्ट एंड ऑटोनॉमी कैन मेक इट मोर इफेक्टिव। अब आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पिछले 10 साल से आ रहे हैं। आप क्वेश्चन पेपर खोल के देखना। अब हमने इसको इस वीडियो में क्यों ऐड नहीं करा है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी देखो लंबी हो जाती है और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। बेसिक सी चीज़ें थी, इसलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी समझा दी। बाकी के जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपको यूनिट 1 में मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट 2 से है, लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एंड नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ग्रांटेड टू इंडियन सिटीजन, यूनिट 3 से है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 और आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये सभी यूनिट 4 से हैं। और यूनिट 4 से आपका एक क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आपके 3 क्वेश्चन तक यूनिट 4 से आ सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से आप वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन देख लेना कौन कौन से हैं, और जो भी इनकी यूनिट्स हैं वो जाके देख लेना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने वीडियो पूरी देखी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी स्टडी और टेक।